हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरपीएफ कांस्टेबल 17 मार्च के दोस्तों पहले शिफ्टों का एग्ज़ाम हो चुका है। तो साथीगण, आइए इस वीडियो के माध्यम से आज के पहले दोस्तों शिफ्ट में किस प्रकार से क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था आज चर्चा करने वाले हैं। तो साथीगण, टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन साथीगण, आप सबको क्लास अगर अच्छा लगे तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करना दोस्तों, है ना। तो साथीगण, पहला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, जो आपके आज के दोस्तों पहले शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 बेसिकली वित्त आयोग से संबंधित है। और दोस्तों, मैं आपको पुनः एक बार बता दे रहा हूं कि जो पहली बार जो आपके कांस्टेबल का जो पहले एग्जाम था ना, उनसे अभी दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन धीरे धीरे कम जो कि हल्का पूछा जा रहा है। तो बेसिकली दोस्तों आपके वित्त आयोग से संबंधित था। लेकिन दोस्तों आइए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों आर्टिकल 263 जो आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है कि अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में आर्टिकल 263 के तहत कहा गया है। अगर मैं आर्टिकल 266 की बात करूं दोस्तों, तो बेसिकली संचित निधि के बारे में आर्टिकल 266 में कहा गया है। अगर मैं आर्टिकल 267 की बात करूं दोस्तों, तो उसमें से आपातकालीन निधि यानी कि आकस्मिकता निधि के बारे में दोस्तों आर्टिकल 267 में कहा गया है। जो बेसिकली दोस्तों ये 3 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा याद रखना दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगले शिफ्टों में दोस्तों पूछा जा सकता है। और दोस्तों अगर मैं कुछ और इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूं दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 330 की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा में एससी और एसटी यानी कि सीटों के आरक्षण के बारे में आर्टिकल 330 में कहा गया दोस्तों, जो बेसिकली आपको याद रखना है। अगर साथीगण में 332 की बात करूं दोस्तों, तो उसमें से आपके राज्य विधानसभा में एससी और एसटी के सीटों के आरक्षण के बारे में कहा गया है। जो बेसिकली 330 और 332 दोस्तों आप सभी मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट करता हूँ आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि भारत में जो पहला परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों, आपके एग्जाम में ये भी बेसिकली आज के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जिसे तारापुर कहते हैं, और तारापुर अगर मैं बात करूं तो भारत के महाराष्ट्र में जो कि स्थित है दोस्तों, आपको याद रखना है। और वहीं 28 अक्टूबर 1969 को ये तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन बेसिकली शुरुआत किया गया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। आपके एग्जाम में अगर मैं बात करूं कि कलपक्कम जो परमाणु केंद्र है ना, सो बेसिकली भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये भी बेसिकली पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं कैगा की बात करूं दोस्तों, तो बेसिकली भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है कैगा परमाणु संयंत्र केंद्र। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली कैगा कर्नाटक में और कलपक्कम अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु। और दोस्तों आज के जो क्वेश्चन पूछा गया बेसिकली तारापुर, तो आपके भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी पॉइंट बेसिकली याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं आपको कहूं तो गुजरात से संबंधित एक परमाणु संयंत्र का नाम आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अगर मैं साथीगण अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 9वीं अनुसूची का संबंध बेसिकली किससे संबंधित है दोस्तों, आपके एग्जाम में हमेशा अनुसूची से संबंधित रिलेट करके क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि 9वीं अनुसूची भारत के संविधान का एक हिस्सा है, जिसे प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। इसका संबंध उन कानूनों से जिनका न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्राप्त और मुख्य रूप से भूमि सुधार और सामाजिक आर्थिक न्याय से संबंधित है। दोस्तों आपके एग्जाम में अनुसूची से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बेसिकली याद रखना है। आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा दल बदल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10वीं अनुसूची में बेसिकली किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो दल बदल से संबंधित दोस्तों आपके 1985 से दोस्तों आपको याद रखना है, जो इसलिए लाया गया था दोस्तों क्योंकि एक बार कोई सांसद या विधायक अगर एक बार किसी भी पार्टी से अगर जीत लेंगे ना, तो आपको जितना उनका 5 साल कार्यकाल तक उसके पार्टी में ही बने रहना होगा। ये बेसिकली 10वां अनुसूची में कहा गया। अगर साथीगण मैं 11वां अनुसूची की बात करूं तो बेसिकली पंचायती राज से संबंधित उनका बारे में वर्णन किया गया। ये भी दोस्तों बेसिकली आपकी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछ रखा है, जो 1992 में दोस्तों आया था। और वहीं में अगर मैं 12वां की बात करूं दोस्तों, बेसिकली नगर पालिका से संबंधित है। ये भी बेसिकली अधिनियम 1992 में आया था। जो आपके एग्जाम में हमेशा दोस्तों 12 की 12 अनुसूची से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपको बेसिकली दोस्तों ध्यान रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 1857 जो तत्कालीन कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की किस विद्रोह में समाप्त हुआ था,
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी वाले करतूबे से थे, जिससे सिपाहियों में असंतोष हुआ और उस विद्रोह का परिणाम स्वरूप दोस्तों आपके एग्जाम में 1857 क्रांति से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन अभी से पूछा जा रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूं दोस्तों, हर एक मेरे साथीगण, अभी भी अगर आपको 1857 की क्रांति अच्छी तरह से नहीं आ रहा दोस्तों, आप जरूर पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि बार बार आपके 1857 से क्रांति पूछा जा रहा है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि 1857 की क्रांति के समय मुगल काल के अंतिम कौन सम्राट थे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो दोस्तों बहादुर शाह जफर। ये भी क्वेश्चन बेसिकली बार बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगर दोस्तों मैं बात करूं 1857 की क्रांति से मंगल पांडे से क्वेश्चन आपके बार बार पूछा जाता है, जो बेसिकली 34वें इन्फेंट्री से संबंधित मंगल पांडे, जो आपको बेसिकली याद रखना है दोस्तों। आपके एग्जाम में कानपुर से, अवध से, इलाहाबाद से कौन कौन से क्रांतिकारी ने नेतृत्व किया था, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों मैंने पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं, तो दोस्तों आपको कम से कम एटलीस्ट 1857 की क्रांति से हर एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए दोस्तों। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में केंद्रीय कर्मचारी का डीए कितने परसेंट बढ़ा दिया था दोस्तों। आपके एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड 1 2 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं अक्टूबर 2024 में हुई पिछली डीए बढ़ोतरी में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से 3% की डीए बढ़ोतरी मिली है, जो बढ़ोतरी के बाद डीए मूल वेतन के 50% से बढ़कर 53% हो गया था। ये भी पॉइंट बेसिकली आज के दोस्तों क्वेश्चन के पहले शिफ्ट में पूछा गया था, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि डीपीटी का बेसिकली फुल फॉर्म क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर आ जाएगा, जो आपके एग्जाम में आज के दोस्तों पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। और साथ ही अगर आप सबको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को और जरूर लाइक करना यार, बहुत मेहनत लगता है ना। तो दोस्तों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको इसी तरह से क्लास चाहिए तो। अगला क्वेश्चन है डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो डीएनए का मतलब है डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो बेसिकली आपके हर एक एग्जाम में दोस्तों डीएनए से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बेसिकली ध्यान रखना दोस्तों। आज के पहले शिफ्टों में भी डीएनए से फुल फॉर्म क्वेश्चन पूछ रखा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिणी की गंगा किस नदी को कहा जाता है दोस्तों। आपके एग्जाम में हमेशा दक्षिण की गंगा बेसिकली गोदावरी नदी को कहा जाता है, और दक्षिण गंगा हो, वृद्ध गंगा हो, ये दोनों नाम से आपके गोदावरी से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मैं बात करूं इनका लेंथ तो बेसिकली 1400 किलोमीटर जो कि है, और अगर 1400 किलोमीटर नहीं तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि गोदावरी की लेंथ कितना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, गोदावरी को ही दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं तो हिंदू के लिए पवित्र नदियों में से एक गोदावरी नदी माना जाता है। गोदावरी से संबंधित दोस्तों इनका सहायक नदी की बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिर दोस्तों आपको याद रखना कि पेनगंगा, वैनगंगा, ये सारे के सारे दोस्तों आपके गोदावरी के सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से भाग नहीं लेता दोस्तों। 4 ऑप्शन दिया था, उसमें से राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, तो दोस्तों ये बेसिकली नहीं लेते, आपको बेसिकली ध्यान रखना। लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। उसी तरह से आपके उपराष्ट्रपति से बारे में आपकी चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि 1993 में जो ग्रैमी पुरस्कार किसे दिया जो कि संगीत के क्षेत्र में, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि 1993 में संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार कई लोगों को दिया गया था, जिनमें से एरिक क्लैप्टन को 6 पुरस्कार, माइकल जैक्सन को ग्रैमी लेजेंड अवार्ड और पंडित विश्व मोहन भट्ट को सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम के लिए पुरस्कार शामिल किया गया था। तो दोस्तों आज के पेपर में इतना सा क्वेश्चन जो मिला मैं आपके लिए किया। और साथ ही अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करना दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका, थैंक यू सो मच आप सभी मेरे साथीगण का।